हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके बीच में आ गए हैं फिर से क्लास 9 का साइंस लेकर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 परमाणु का संरचना, जिसमें जे टॉमसन का परमाणु संरचना देखा, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु संरचना देखा। जे टॉमसन के परमाणु संरचना में जो कमी था उसको एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के परमाणु संरचना में जो कमी है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बोर साहब। बोर का परमाणु संरचना मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड में सर याद करिए क्या कमी था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमी था। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, घूमता है। किसके चारों, नाभिक के चारों, ठीक है, रोटेट करता है। तो सवाल ये आया था कि यदि वो रोटेट करता है नाभिक के चारों ओर, मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, त्वरण हो रहा है उसमें, हाँ सर। तो उसका एनर्जी लॉस भी होगा, हाँ सर। तो कुछ टाइम के बाद उसमें सारा उसका एनर्जी लॉस होके वो क्या हो जाएगा, नाभिक से टकरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे तो कह सकते हैं कि परमाणु अस्थिर होता है, लेकिन एक्चुअल में परमाणु क्या होता है, स्थिर होता है। ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि आपने जो बताया उसके हिसाब से तो परमाणु अस्थिर होता है, लेकिन एक्चुअल में परमाणु स्थिर होता है। तो रदरफोर्ड का मुंह क्या हो गया, लटक गया। वो सोचने लगे अरे यार मैं गलती बता दिया हूं क्या। तब आए पीछे से बोर साहब, ठीक है। कौन आए, बोर। बोर करेंगे ये बोर, क्या है, बोर साहब आए। इन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल था, परमाणु संरचना का मॉडल था, उसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीका से। तो बोर साहब क्या बताए, बोर का परमाणु मॉडल क्या बताया। तो बोर का परमाणु मॉडल ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, रदर साहब सही बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स कक्ष में रोटेट करता है। एंड ऐसा नहीं कि जहां मन तहां रोटेट करता, नहीं, एक फिक्स कक्ष में रोटेट करता है। जिस कक्ष का, जिस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता या लॉस नहीं होता, उसका एनर्जी लेवल बना हुआ रहता है, फिक्स रहता है। ये कौन बताया, बोर साहब ने बताया कि ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक फिक्स कक्ष में क्या करेगा, रोटेट करेगा, एक फिक्स कक्ष में ही रोटेट करेगा, एक फिक्स ऑर्बिट में ही रोटेट करेगा, जहां मन तहां रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। उस फिक्स कक्ष को क्या कहते हैं, उस फिक्स कक्ष को कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट विविक्त ऑर्बिट, विविक्त ऑर्बिट या कक्ष क्या कहते हैं, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट ऑर्बिट। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या होता है सर, डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन के घूमने का घर है, वह पाथ है, रास्ता है, रास्ता। जैसे मार्केट तुम जाते हो तो एक रास्ता होता है ना, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का घूमने का रास्ता है ये डिस्क्रीट ऑर्बिट, विविक्त कक्ष, जिसमें इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिस्टिंक्ट होता है, कांस्टेंट होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है,
क्या? जब इलेक्ट्रॉन, ये एक ऐसा घर है, ये एक ऐसा कक्ष है, ये एक ऐसा पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है। ये कौन बताया? तो ये बताए बोर साहब, कि जो इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड साहब ने सही, उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये जो रदरफोर्ड भैया है वो सही बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के चारों ओर घूमता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो खेत में है निकल गया मार्केट, नहीं, जो रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता फिक्स है, उसी रास्ता पे घूमता है। ऐसा नहीं कि तिरछे मार के खेते खेते चल गया मार्केट, नहीं, वो एक फिक्स पाथ पे घूमता है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, एक फिक्स कक्ष में घूमता है, जिसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है। एनर्जी लेवल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये चीज बताया किसने? बोर साहब ने। बोर साहब क्या बताए कि जब इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में, जब इस विविक्त कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा, उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये कौन बताए? ये बताए बोर साहब। कौन बताए? बोर साहब बताए। समझे? इस कक्ष का एनर्जी लेवल क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है? इसको ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं? ये जो कक्षाएं हैं, ये जो कक्ष है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो बोर साहब ने क्या कहा कि भैया सुन लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स कक्ष में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स कक्ष में घूमता है, जिसको विविक्त कक्ष कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में, इस विविक्त कक्ष में घूमता है तो वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है। और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा, एनर्जी लेवल कहा। कौन कहा? बोर साहब ने कहा। कौन कहा? बोर साहब ने कहा। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। और उन्होंने क्या बताया, ये बात समझ गए? मैं लिखवा नहीं रहा हूं, 2 से 4 बार बोल दिया हूं, आप लिख लेना मेरी आवाजों को सुनकर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं FM 98.3। ठीक है, ठीक है, किस कहां से बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं FM 98.3। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा कक्षाएं होते हैं या ऊर्जा लेवल होते हैं, ऊर्जा स्तर, ठीक है, इनका कुछ कुछ नाम है। बोर साहब ने, ये जो बोर करने वाला आदमी है, क्या ये जो बोर करने वाला आदमी है, इस ऊर्जा कक्षाओं का कुछ उसने नाम दिया। जिसको क्या कहा गया? KLMN, आगे OPQC, कुछ भी बोल सकते हो। कहां से नाम दिया? KLN। ठीक है, KLMNOPQR, आगे इसे देखो KLMN। ठीक है, जिसको N1, N2, N3, N4, N5 बोल सकते हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट कक्ष, ये सेकंड कक्ष, ये थर्ड कक्ष, ये फोर्थ कक्ष। कौन बताया? ये बताए बोर ने। एनर्जी स्तर को या कहे कक्षा को, एनर्जी स्तर को या कक्षा को यदि हम इसको बनाएं तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ फर्स्ट कक्षा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। क्या? फोर ऑर्बिट। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, नाभिक हो गया। इसको क्या बोलेंगे? के। इसको क्या बोलेंगे? एल। इसको एम। इसको एन। एन बराबर 1। फर्स्ट कक्ष को के, सेकेंड कक्ष को एल, थर्ड कक्ष को एम, फोर्थ कक्ष को एन। ठीक है, तो जो बोर साहब ने इन कक्षाओं को, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिना अपना एनर्जी लॉस किए घूमता है, इन कक्षाओं को नाम दिया। फर्स्ट कक्षा को के बोला, फर्स्ट घर को के बोला, फर्स्ट ऑर्बिट को के बोला, सेकेंड ऑर्बिट को एल बोला, थर्ड ऑर्बिट को एम बोला, फोर्थ ऑर्बिट को एन बोला, फिफ्थ ऑर्बिट को एमएनओ ओ बोला। समझे क्या बोला सर? तो बोर साहब ने जो इन कक्षाओं के बारे में बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन कक्षाओं को नाम दिया। क्या नाम दिया सर? कि भैया जो फर्स्ट कक्षा है उसको बोलते हैं कि, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना तो बहुत सारा क्लास होता है, तो उसमें नहीं नाम रहता है ये संस्कृत क्लास, ठीक है, ये जैसे मान लो ये श्याम क्लास, ये मोहन क्लास, जैसे मान लो ग्रह के नाम पे, ये पृथ्वी क्लास, ये शनि क्लास, ये बुध क्लास, ये मंगल क्लास। उसी तरह से बोर मॉडल ने जिसमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता है, घूमता है, उसको नाम दिया फर्स्ट कक्षा को के, सेकेंड कक्षा को एल, थर्ड कक्षा को एम और फोर्थ कक्षा को एन नाम दिया। कौन दिया सर? तो बोर साहब ने दिया। कौन दिया सर? तो बोर साहब। तो कौन दिया साहब? ये कौन दिया? बोर साहब ने दिया। बोर साहब ने दिया। और बोर ने और एक चीज बताया। क्या बताया सर? बोर ने और क्या चीज बताया सर? तो बोर ने ये भी बताया कि ये जो फर्स्ट घर में है, सेकेंड घर जो है, थर्ड घर जो है, फोर्थ घर जो है, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यह भी बोर साहब ने बताया। बोर साहब ने क्या बताया सर? कि किसी भी कक्ष में मैक्सिमम, महत्तम, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किसी भी कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको बताया। कौन बताया? इसको बताया बोर साहब ने। इसके लिए एक फार्मूला दिया। कौन दिया सर? बोर साहब ने दिया। कौन दिया सर? बोर साहब ने दिया। बोर ने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्ष में 2n स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा सर? किसी भी घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा सर? किसी भी घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई है 2n स्क्वायर,
2n²। ये n क्या होगा सर? n होगा, जैसे फर्स्ट घर है तो n बराबर 1, सेकेंड घर है तो n बराबर 2, थर्ड घर है तो n बराबर 3, फोर्थ घर है तो n बराबर 4। तो बोर्ड साहब ने क्या बताया कि किसी भी घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको कौन बताया? तो बोर्ड साहब ने बताया। कैसे बताया? उन्होंने बताया कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्ष में, वो 2n² के बराबर होगा। ये n क्या होगा सर? n जो है कक्ष का नंबर होगा, मतलब कक्ष 1 है तो n1 लिखोगे, कक्ष 2 है तो n2 लिखोगे। देखो कैसे, जैसे ये कौन सा घर है? की घर है, इसका नंबर क्या है? 1 है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या रह सकता है? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2। मतलब फर्स्ट घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। ये घर नंबर 2 है तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा? 2, n के जगह पर कितना रखोगे? 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 दूनी का 4 और 2 दूनी 8। मतलब सेकेंड घर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 8 रह सकता है। ये है थर्ड, घर नंबर थर्ड, तो इसमें 2 और n के जगह पर क्या रखोगे सर? तो n के जगह पर तो घर की संख्या रखते हैं ना सर। हाँ, तो घर की संख्या कितना है सर? 3, तो 3, तो ऊपर स्क्वायरो है सर, उसको कैसे छोड़ दिए? तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 और 2 18। ये तो बहुत इजी है सर। 2 इंटू जो भी घर की संख्या है उसका स्क्वायर, उतना ही इलेक्ट्रॉन उस घर में रह सकता है। 2 इंटू n का स्क्वायर, जैसे ये है ऊपर वाला चौथा घर, कहाँ आ गए सर? चौथा घर में, तो चौथा घर में तो यहाँ पे 2, घर कौन सा है सर? चौथा, तो 4 और उसके ऊपर क्या लिखेंगे? स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 16, सॉरी 4 का 16 इंटू 2 32, 4 का 16 इंटू 2। किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रहे तो मतलब उसका, जैसे 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 इंटू 4, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 इंटू 3, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है, वर्ग, ठीक है। तो 4 का 16 दूनी 32, ठीक है। तो आप समझे कि नहीं बोर्ड साहब ने क्या क्या बताया बच्चा? तो बोर्ड साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स कक्ष में क्या करता है? रोटेट करता है, जिसको विविक्त कक्ष कहते हैं, डिस्क्रीट कक्ष कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। और जब जो मतलब विविक्त कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो एनर्जी लॉस नहीं करता है, ठीक है। और इस कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा, एनर्जी लेवल कहा। और इन कक्षाओं का उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? फर्स्ट कक्ष को K, सेकेंड कक्ष को L, थर्ड कक्ष को M और फोर्थ कक्ष को N, फिफ्थ कक्ष को O, ऐसे ही आगे चलते जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो 2 इंटू n का स्क्वायर। n क्या होगा सर? तो n जो है जिस कक्ष में को देख रहे हो वो कक्ष, n क्या है सर? जिस कक्ष को देख रहे हो, सेकेंड कक्ष को देख रहे हो तो n बराबर 2, थर्ड कक्ष को देख रहे हो तो n बराबर 3, फोर्थ कक्ष को देख रहे हो तो n बराबर 4, फर्स्ट कक्ष को देख रहे हो तो n बराबर 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में क्या रख सकता है सर? 2 इंटू n का स्क्वायर। तो क्या आपने आज बोर्स मॉडल को समझा? ये भी समझा कि बोर्स मॉडल क्यों आया? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ये समझाने में विफल हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर घूमता है तो वो तो घूमता है, मतलब एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब एनर्जी लॉस होगा और वो खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में।
तो इस चीज को समझाने में रदरफोर्ड फेल हो गए, तो इसी चीज को समझाया बोर्स ने, बोर्स मॉडल ने समझाया। समझे? इसी चीज को किसने समझाया? बोर्स मॉडल ने समझाया। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई भी परमाणु है, उसके फर्स्ट कक्ष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके सेकंड कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। फर्स्ट कक्ष में 2, सेकंड कक्ष में 8, थर्ड कक्ष में 18 और फोर्थ कक्ष में 32, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ये एकदम फिक्स है, दिमाग में बैठा लो कि कोई भी परमाणु है, किसी भी तत्व का परमाणु है, उसके फर्स्ट कक्ष में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 कभी भी नहीं आ सकता। सेकेंड कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। थर्ड कक्ष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कितना सर? 18। फर्स्ट कक्ष में 2, सेकंड कक्ष में 8, थर्ड कक्ष में 18 और फोर्थ कक्ष में 32। फोर्थ कक्ष में 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। समझे? फर्स्ट कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन सर। सेकंड कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन सर। थर्ड कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन सर। फोर्थ कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक अब आपको बोर मॉडल क्लियर हो गया होगा, अब आप नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए आगे देखते हैं, मेरा वीडियो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। ओके, चलिए ये थोड़ा सा पोर्शन कटा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो में पोर्शन कट गया है। किसी भी कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? किसी भी कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2n²। ठीक है, तो हमने परमाणु मॉडल को आपको अच्छे से समझा दिया है। इस पे 2-3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया हो, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि परमाणु उदासीन है। ठीक है, इस तथ्य को किसने बताया? आप बताओ। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को किसने बताया? याद करिए, जब जे टॉमसन मॉडल में पढ़ा रहा था, उस टाइम आपको बताया था कि परमाणु उदासीन होता है। ये बताया जे टॉमसन ने। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि परमाणु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। वो दोनों क्या होता है? चार्ज सेम होता है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का अमाउंट क्या होता है? सेम होता है, जिसके कारण वो क्या बनाता है? न्यूट्रल बना लेता है, मतलब उदासीन बना लेता है। ठीक है, इसी कारण परमाणु जो होता है उदासीन होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको स्पष्ट करिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है? कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या बताया था कि भैया एक बात ध्यान दीजिए कि इसके नाभिक में क्या होता है? पूरा मास निहित होता है। रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु के नाभिक में पूरा मास निहित होता है और यहीं पे पूरा पॉजिटिव चार्ज भी निहित होता है। मतलब इस नाभिक पर ही पूरा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और पूरा मास भी होता है। समझे? ये कौन बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया था।
जब वो अल्फा कण को एक पतले से जो सोना का पन्नी था उसमें बम्बार्डिंग करा रहे थे, तो मैक्सिमम क्या हो रहा था, मैक्सिमम पार कर जा रहा था अल्फा कण। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुआ और जो 1200 में एक अल्फा कण था वो क्या हो रहा था, एकदम गया 180 डिग्री पे फिर से आ गया, टकरा के गया, टकरा के आ गया। तो उन्होंने इस चीज पे निष्कर्ष निकाला कि जो पूरे परमाणु का जो मास है वो एक कम वॉल्यूम में निहित होता है, कम वॉल्यूम में, मतलब इतना बड़ा परमाणु दिख रहा है लेकिन उसका टोटल मास क्या है, एक छोटे सी पार्ट में क्या होता है, कंजर्व रहता है। और यहीं पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो यहीं पे निहित होता है, एकदम नाभिक में ही, नाभिक में ही क्या होता है, निहित होता है। ठीक समझे, इधर उधर मंडराता रहता नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि बहुत कम अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है, विक्षेपित होता है। मैक्सिमम जो अल्फा कण है इसको पार कर जाता है परमाणु को, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा खाली जगह होता है। जो अल्फा कण इससे पास से गुजरे होंगे, इस नाभिक के पास से गुजरे होंगे, वो विक्षेपित हो गए होंगे। तो क्वेश्चन में तो आपको पूरा रदरफोर्ड बता दिया। क्वेश्चन ये कर रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण प्रेजेंट होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसके नाभिक में कौन सा होता है, क्या अपरमाणु, मतलब परमाणु का कौन सा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कौन सा पार्ट होता है, तो प्रोटॉन होता है। नाभिक के पास प्रोटॉन ही ना होता है, नाभिक के पास क्या होता है, टोटल प्रोटॉन कहां होता है, नाभिक के पास ही होता है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का बताइए। तो मान लो ये नाभिक हो गया 3 कक्षा वाला था। एक कक्षा ये, इसको क्या नाम दे, के। दूसरा कक्षा ये, इसको क्या नाम दे, एल। इसको एल। तीसरा एम। तो ये नाभिक हुआ, ये के कक्ष हुआ, ये एल कक्ष हुआ, ये एम कक्ष हुआ। के कक्ष को n बराबर 1 से दिखाते हैं, एल कक्ष को n बराबर 2 से दिखाते हैं, एम कक्ष को n बराबर 3 से दिखाते हैं। के कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2। इस कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 2 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 2 दूनी का 4 दूनी 8। इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का 9 दूनी 18। तो फर्स्ट कक्ष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड कक्ष में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग सोना के अतिरिक्त दूसरे धातु के पन्नी से संभव हो सकता है। कह रहा है कि रदरफोर्ड जैसे अल्फा को बम्बार्डिंग कराने के लिए सोना का पन्नी लिए थे, वैसे ही दूसरे धातु पे करा सकते हैं। हाँ, बेझिझक आप करा सकते हो, किसी भी धातु पे आप कराओ तो सेम ही परिणाम आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि और सारे जो धातु हैं और सारे जो एलिमेंट है, इतना पतला उसका सीट नहीं बनाया जा सकता है जितना पतला सीट सोने का बनाया जा सकता है। सोना बहुत ज्यादा आघात्यवर्धक होता है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको पीटोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 ग्राम सोना को कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो पतला हो सकता है। तो मतलब इतना ज्यादा पतला दूसरा मेटल नहीं हो सकता है, वो टूट जाएगा। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या लिया, सोना का पन्नी लिया, ठीक है। दूसरे मेटल, यदि आप दूसरे मेटल को इतना पतला करके ऑब्जर्व कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑब्जर्वेशन आएगा, लेकिन इतना पतला होगा ही नहीं। और यदि मोटा रहेगा तो क्या होगा, जैसे उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा मोड़ा अल्फा कण विक्षेपित हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था। ये मोटा यदि होगा तो ज्यादा अल्फा कण टकरा के विक्षेपित होने लगेगा, समझ रहे हो, ज्यादा अल्फा कण विक्षेपित होने लगा तो आपको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा, एक्चुअल रिजल्ट हो जो वो नहीं मिल पाएगा, समझे। इसीलिए वो सोने के पन्नी लिए थे, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आया,
हमने कंसेप्ट भी बोर्स मॉडल को बताया, आपको 4 क्वेश्चन भी जो चैप्टर के अंदर दिया हुआ था उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें जे टॉमसन मॉडल भी एक्सप्लेन हो गया, रदरफोर्ड मॉडल भी एक्सप्लेन हो गया, बोर्स मॉडल भी 2-3-4 बार एक्सप्लेन हो गया। तो आई थिंक आपको एक क्या हुआ, कंजर्व नॉलेज आपको मिल गया, मतलब जैसे नहीं हुआ कि पीछे का याद भी हो गया, फिर से मैंने बार बार रिवीजन हो गया आपको, ठीक है। तो यदि आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका, ठीक है, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं और भी आपके लिए मेहनत कर सकूं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।